हेलो गाइज, मुझे पूरा यकीन है कि आप हमें यहाँ पे देख करके भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, उतने ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे जितने कि आप हमारे अपने चैनल विशाल कुमार जायसवाल में देखते हुए रहते थे। मुझे पूरा यकीन है कि आप उतने ही ज्यादा एक्साइटेड यहाँ भी होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एक्सप्रेशंस। आज हम आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे वो है दोस्तों कि आप कैसे एक जैसे देखने वाले कुछ वर्ड्स या कह लीजिए सेंटेंसेस आप उनको देखेंगे और आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि डिफरेंस दोनों सेंटेंसेस में कितना ज्यादा पड़ेगा। आइए हम आज आपको यही शुरुआत करने वाले हैं। सिर्फ एक दो वर्ड्स, मतलब यू कांट इवन एक्सपेक्ट, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि सिर्फ एक दो वर्ड चेंज हुआ और पूरा का पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक की तरफ। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, वो दिखते एक जैसे हैं लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं उसमें काफी डिफरेंस पाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में इसे आप लाइक जरूर देंगे और साथ ही साथ में शेयर तो बेशुमार करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम एक फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एट नो टाइम। एट नो टाइम का दोस्तों हिंदी होता है कभी नहीं, और वहीं अगर अब हम कहते हैं इन नो टाइम, तो इन नो टाइम सुनने में एक जैसा लग रहा है, एट नो टाइम, इन नो टाइम, लेकिन डिफरेंस है दोस्तों मीनिंग में। मीनिंग है बहुत जल्दी। इन नो टाइम बहुत जल्दी, एट नो टाइम कभी नहीं। ये एक झलक है दोस्तों कि आज आप क्या सीखने वाले हैं। सो अब यहां पे आता है आपका सेकंड सेंटेंस, इन एन आवर, और अगर हम दूसरा सेंटेंस लें विद इन एन आवर। पहला सेंटेंस है इन एन आवर और दूसरा सेंटेंस है विद इन एन आवर। सुनने में एक जैसा है लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन एन आवर का दोस्तों मतलब होता है एक घंटा समाप्त होने तक। मतलब आप इसको जहां भी यूज करेंगे वहां पे मीनिंग निकलेगा कि एक घंटा समाप्त होने तक के अंदर में, इन एन आवर, ठीक है। और विद इन एन आवर का मीनिंग होगा एक घंटा समाप्त होने से पहले। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। थोड़े से एक वर्ड, दो वर्ड के चेंज होने से आपका डिफरेंस कितना पलट जा रहा है, ये इस वक्त आप इसे फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वर्क इन हैंड। वर्क इन हैंड, और अगर हम अब एक दूसरा सेंटेंस लें, वर्क ऑन हैंड, मतलब डिफरेंस क्या है दोस्तों? वर्क इन हैंड, वर्क ऑन हैंड। वर्क इन हैंड में इन आ रहा है, दूसरे वाले में ऑन एक जुड़ जा रहा है, इन हट जा रहा है, ऑन आ जा रहा है। लेकिन दोस्तों मीनिंग कितना फर्क है अब आप देखिए। वर्क इन हैंड का मतलब होता है जो काम इस वक्त आपके हाथ में है, जो काम इस वक्त आप कर रहे हैं, ये हो गया वर्क इन हैंड। और वहीं वर्क ऑन हैंड का मतलब होता है जो काम अभी पूरा करने को बाकी है, मतलब आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होना बाकी है, ठीक है। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, राइट। अब दोस्तों अगर मैं आपको बहुत ही फेमिलियर सेंटेंस दूं, गो टू स्कूल, और वहीं मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस दूं, गो टू द स्कूल। गो टू स्कूल, गो टू द स्कूल। दोस्तों आप बोलेंगे कि सर ये दोनों सेंटेंस इक्वल है, एक जैसा है। जी नहीं दोस्तों, इसमें भी फर्क है। देखिए, एक सिर्फ दूसरे सेंटेंस में द लग गया तो कितना बड़ा डिफरेंस आया, आइए हम देखते हैं। जहां हम कहते हैं गो टू स्कूल, किसी भी सेंटेंस में अगर आप इसका यूज करते हैं तो क्या होगा? गो टू स्कूल का मतलब हुआ आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, राइट। आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं किसी सेंटेंस में आप लगाते हैं गो टू द स्कूल, यानी कि आपने द का यूज कर दिया स्कूल के आगे, तो इसका मतलब आप स्कूल तो जा रहे हैं बट पढ़ने के लिए नहीं। हो सकता है किसी और काम से जा रहे हो, किसी और से मिलने के लिए जा रहे हो, आप हो सकता है कोई सर्टिफिकेट्स लेने के लिए जा रहे हैं, बट आप पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो सोचिए कि अगर सिर्फ एक द वर्ड जुड़ा तो मीनिंग में कितना बड़ा फर्क आया दोस्तों, ये देखने लायक है। अब चलिए अगर इसी तरह से हम एक और सेंटेंस लेते हैं, गो टू मार्केट या गो टू द मार्केट। गौर कीजिए गाइस, इसमें भी मार्केट के आगे बस द दूसरे वाक्य में लग गया और पहले वाले सेंटेंस में द नहीं था, वहां पे था गो टू मार्केट, यहां है गो टू द मार्केट। लेकिन डिफरेंस क्या है? सेम टू सेम, इससे पहले वाले एग्जांपल की तरह, कि अगर आप कहते हैं गो टू मार्केट, यानी कि आप सेंटेंस में इसका यूज करते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, तो अगर आप ये कहते हैं तो आप मार्केट किस लिए जाते हैं?
कुछ सामान खरीदने के लिए? जी हाँ दोस्तों, तो वही यूज होगा गो टू मार्केट के मीनिंग के अर्थ में कि आप किसी सामान को खरीदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन गाइस, अगर आप उसमें यूज कर लेते हैं गो टू द मार्केट, तो मीनिंग हो जाता है आप मार्केट जा तो रहे हैं, लेकिन या तो आप घूमने जा रहे हैं या किसी दूसरे काम से, लेकिन कुछ खरीदारी करने के लिए आप नहीं जा रहे हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों सिर्फ एक द लग जाने से। इसलिए आज हमने कहा था कि आपको हम कुछ नया सिखाएंगे, कुछ बहुत ही मजेदार सिखाएंगे। चलिए इसी से मिलता जुलता हुआ हम एक और सेंटेंस लेते हैं, गो टू ऑफिस। आई एम गोइंग टू ऑफिस। गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस का मीनिंग होता है कि हम ऑफिस जा रहे हैं काम करने के लिए, जो कि यूजुअली आमतौर पे अगर कोई आदमी ऑफिस जाता है तो ऑब्वियसली इसी काम के लिए जाता है। लेकिन अगर आपने गलती से या जानबूझ करके अगर आपने सेंटेंस में लगाया गो टू द ऑफिस, ऑफिस के आगे द लगा दिया, तो इट मींस आप ऑफिस तो जा रहे हैं बट किसी दूसरे काम से वहां काम करने के लिए आप नहीं जा रहे हैं। ओके, चलिए अब एक इसी बढ़ते क्रम में हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, गो टू सी या गो टू द सी। फिर वही बात कि आप बोलेंगे सर ये दोनों इक्वल है। जी नहीं, दोनों में डिफरेंस है। गो टू सी अगर आप कहीं यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है आप समुद्री नौकरी, जॉब, सर्विस करने के लिए आप जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि आप सेलर बनने के लिए जा रहे हैं, नाविक। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें लगाया गो टू द सी, यानी कि सी के आगे द लगा दिया, तो सिर्फ एक आर्टिकल द जुड़ जाने भर से मीनिंग क्या चेंज हो जाएगा कि आप समुद्र इलाके में जा तो रहे हैं लेकिन घूमने के लिए या फिर किसी अन्य काम से, या कह सकते हैं कि आप समुद्री यात्रा करने के लिए जा रहे हैं लेकिन जॉब के लिए तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिर्फ एक अभी आपने देखा ये पिछले 2-3 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस में कि अगर किसी सेंटेंस में द लग जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आगे से आपको सावधान रहना है दोस्तों कि अगर आप कहीं लगाते हैं इस तरह के कोई वर्ड्स का, सेंटेंसेस का यूज करते हैं, तो द कहां लगाना है और कहां द नहीं लगाना है, ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से आपको सोच करके यूज करना है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको काफी कुछ नया बना देगी, दूसरे लोगों के नजर में आपको उठा देगा। अब हम एक नेक्स्ट लेते हैं, वर्क हार्ड या वर्क हार्डली। थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा तो हो रहा होगा गाइस, वर्क हार्ड या वर्क हार्डली क्या दोनों इक्वल हैं? जी नहीं। वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, बहुत मेहनत से काम करना। लेकिन अगर हम कहीं पर यूज करते हैं वर्क हार्डली, तो जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी गाइस ये का हार्डवर्क करना ऐसा मीनिंग बिल्कुल नहीं निकलेगा। वर्क हार्डली मतलब होता है बहुत कम काम करना। आपने गौर किया होगा, कई बार हम लोग बोलते हैं हार्डली मैंने उसे काम करते हुए देखा है, तो हार्डली का मतलब ही होता है नेगेटिव के सेंस में। ठीक है, तो नेगेटिव के सेंस में हो गया, तो इसका मतलब वर्क हार्डली अगर आप बोल रहे हैं तो मीनिंग निकल रहा है कि बहुत कम काम करना। अब ऐसा ही कुछ हम लोग और एक लेते हैं, अगर हम कहते हैं कम लेट या कम लेटली, वेदर द बोथ द सेंटेंसेस आर इक्वल, एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन ये सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कहते हैं कम लेट, तो कम लेट का मतलब होता है देर से आना। ठीक है, कम लेट का मतलब हुआ देर से आना। लेकिन अगर हम कहते हैं कम लेटली, तो मतलब अभी हाल ही में आना। कितना डिफरेंस है गाइस, अभी आप देख रहे होंगे और आप मकसद समझ गए होंगे हमारा कि आज का जो हमारा था, वो बोलते हैं ना दोस्तों कि अगर पहले ही बॉल पे छक्का लग जाए तो बात कुछ और हो जाती है, मजा कुछ और आ जाता है। कुछ एक नए सेंटेंसेस को और ले लेते हैं दोस्तों। अब हम लेते हैं गो डायरेक्ट या गो डायरेक्टली। गो डायरेक्ट या गो डायरेक्टली, क्या ये दोनों जो दिख रहे हैं ये सिमिलर सेंटेंसेस हैं? जी नहीं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, हम आपको सिमिलर कुछ नहीं देने वाले। सिमिलर दिख सकते हैं लेकिन हम सिमिलर देंगे नहीं। तो गो डायरेक्ट मतलब होता है सीधे जाना, मतलब कहीं आप जा रहे हैं तो आप सीधे जा रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी स्थान को सीधे जाना। कहीं आप जा रहे हैं और वहां डायरेक्ट जा रहे हैं, इसलिए हमने यूज किया गो डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं किसी सेंटेंस में गो डायरेक्टली, तो इसका मीनिंग गाइस हो जाता है किसी स्थान को अभी जाना, तुरंत। ठीक है, मतलब एम्फेसिस पड़ गया, दूसरे वाक्य में प्रेशर, दबाव जो है उसकी मात्रा अधिक है। चलिए हम फिर एक चेंज करते हैं, अब हम लेते हैं टू सर्च समबडी या फिर हम लेते हैं टू सर्च फॉर समबडी। टू सर्च समबडी, टू सर्च फॉर समबडी, दोनों इक्वल नहीं है। इंग्लिश में आपको देखा सिर्फ एक फॉर लगा, लेकिन दोस्तों अंतर क्या पड़ा, गौर कीजिए। अगर हम कहते हैं टू सर्च समबडी, तो इसका मीनिंग होता है किसी की तलाशी लेना, यानी कि
आप किसी की तलाशी ले रहे हैं, ठीक है, या कोई भी जहां आप सेंटेंस यूज करें, और अगर हम कहते हैं टू सर्च फॉर समबडी, तो मतलब आप किसी को तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं गाइस मीट अ मैन, या एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं मीट विद अ मैन। मीट अ मैन का मतलब होता है किसी आदमी से मिलना, जो कि स्ट्रेट आपको मीनिंग दिख भी रहा है, किसी आदमी से मिलना। लेकिन अगर सेंटेंस में आ जाता है मीट विद अ मैन, यानी कि सिर्फ एक विद वर्ड ऐड हो गया, जुड़ गया, या आपने जोड़ दिया जानबूझ करके, तो मीनिंग बिल्कुल पलट जाएगा। मीनिंग हो जाएगा किसी से अचानक भेंट हो जाना। मतलब आप सडनली किसी से मिल लिए हैं, या आपको कोई अचानक से मिल गया, और इसीलिए यहां पे ये आ गया कि किसी से अचानक भेंट हो जाना। ठीक है, तो सिर्फ एक विद का कितना डिफरेंस पड़ा दोस्तों, इस चीज को देखिए। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, कि अक्सर वो अपने इंग्लिश में यूज करते हैं द चेयरमैन एंड डायरेक्टर। ठीक है, गौर कीजिएगा, द चेयरमैन एंड डायरेक्टर। और वहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा हुआ या यूज करते हुए आपने सुना होगा द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर, यानी कि दोनों ही पोस्ट के आगे पर दूसरे वाक्य में द लगा, पहले वाले में सिर्फ एक जगह लगा था, वो सेंटेंस के शुरू में लगा था। तो क्या ये दोनों सेंटेंसेस एक है? बिल्कुल नहीं गाइस। आप बेहतरीन इंग्लिश तब बोल सकते हैं जब आप हर वर्ड्स के सही जगह को पहचाने, और आज हम आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर, सपोज आपने द चेयरमैन एंड डायरेक्टर कहा, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एक ही व्यक्ति जो कि दोनों पोस्ट पे बैठा हुआ है, यानी कि दोनों पोस्ट उसके पास है, चेयरमैन भी है वो और डायरेक्टर भी है। तो जब एक ही व्यक्ति, एक ही आदमी दो पोस्ट पर बैठा हो, तो सिर्फ सबसे आगे पर द लगता है। ठीक है, और अगर दो अलग अलग आदमी हैं जो कि अलग अलग पोस्ट पे बैठे हैं, एक आदमी है चेयरमैन, एक आदमी है डायरेक्टर, तो फिर आपको लगाना है द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर। तो अगली बार जब आप कभी यूज करें इस तरह की किसी चीज को, तो सावधानी रखिएगा दोस्तों। फिर कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं किसी सेंटेंस में इंग्लिश, या फिर कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं द इंग्लिश। जब आप बात करते हैं किसी वाक्य में सिर्फ इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग निकलता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन अगर गलती से या जानबूझ के कहीं पर आपने लगाया द इंग्लिश, तो मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग, अंग्रेज व्यक्ति। मतलब आप कम्युनिटी को एक तरह से आप डिनोट कर दे रहे हैं अगर आप इंग्लिश के आगे द लगा दे रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया। नेक्स्ट हम एक और लेते हैं, चलिए, उम्मीद है आपको ये वाला भी बड़ा पसंद आएगा, वेल वेल ऑफ। वेल ऑफ, तो क्या दोनों एक जैसा है? अंतर तो अभी सिर्फ ऊपर से देखने पे हमको लगता है कि सर दूसरे वर्ड में जो वेल ऑफ है उसमें ऑफ वर्ड एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। अब तक तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आप कुछ नया सीख रहे हैं और हम आपको कुछ नया सिखा रहे हैं। तो हो ही नहीं सकता कि अगर ये एक जैसा होता तो हम यहां होते ही नहीं, ना आप मुझे देख रहे होते, ना मैं आपको पढ़ा रहा होता या सिखा रहा होता। तो चलिए बताते हैं, अगर आप किसी सेंटेंस में यूज करते हैं वेल, तो उसका मीनिंग होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके हेल्थ के एंगल से अच्छा होना। ठीक है, यू आर वेल, आई एम वेल, मैं अच्छा हूं, मतलब आप अपने हेल्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर तो आपने वर्ड में यूज किया वेल ऑफ, किसी सेंटेंस में वेल ऑफ वर्ड यूज किया, तो मीनिंग होगा आर्थिक दृष्टि से आप अच्छे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन आपका जो है वो अच्छा है। तो आपने वहां पे वेल ऑफ का यूज करना है जहां आपको इकोनॉमिक कंडीशन की बात करनी है, और वेल आपको सेंटेंस में वहां यूज करना है जहां आपको अपने हेल्थ की या किसी और के हेल्थ की बात करनी है। अब चलिए दोस्तों, हम आपको एक नया और एक देते हैं, लिव ऑन ग्रास, लिव इन ग्रास। सिर्फ ऑन और इन का फर्क है, लेकिन क्या ये ऑन या इन लग जाने से कुछ अंतर आया? बिल्कुल अंतर आया। अगर आप कहीं वाक्य में बोलते हैं, कहीं सेंटेंस में यूज करते हैं लिव ऑन ग्रास, तो इसका मीनिंग होता है घास खाकर जिंदा रहना। लिव ऑन ग्रास का मीनिंग होता है घास खाकर जिंदा रहना। और अगर आप कहते हैं लिव इन ग्रास, तो इसका मीनिंग निकलता है घास के अंदर रहना। टेक हर्ट या टेक टू हर्ट इक्वल नहीं है। टेक हर्ट का मीनिंग होता है दोस्तों हिम्मत जुटाना,
कोई बात आप कहना चाहते हैं किसी से और उस जगह अगर आपने सेंटेंस में यूज किया है टेक हर्ट का, तो टेक हर्ट का मीनिंग होता है हिम्मत जुटाना। आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं, तो आप वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में टेक हर्ट। लेकिन अगर आपने कहा टेक टू हर्ट तो मीनिंग हो जाएगा दिल की गहराई से महसूस करना। टेक टू हर्ट का मीनिंग होता है दोस्तों दिल की गहराई से महसूस करना। कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, गौर कीजिए वर्ड्स में। दोस्तों आपने कई बार बहुत लोगों को यूज करते हुए देखा होगा अपने सेंटेंस में एट अ लॉस इन अ लॉस, एट अ लॉस इन अ लॉस। क्या डिफरेंस है? बहुत बार लोग अनजाने में किसी को भी लगा देते हैं वाक्य में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कहीं पर एट ए लॉस, तो इसका मीनिंग होता है समझ में ना आना कि क्या किया जाए। अगर आप कहीं कहना चाहते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या किया जाए, तो आपको कहना है, उस जगह यूज करना है एट अ लॉस का। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं इन अ लॉस, तो थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इन अ लॉस का मतलब होता है आप लॉस में काम कर रहे हैं, यानी कि आप हानि में काम कर रहे हैं। तो दोनों का कोई आपस में कनेक्शन दोस्तों नहीं है। ह्यूज डिफरेंस देयर इज बिटवीन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अभी तक आपने इस चीज को फील किया। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा टेल ब्रीफली टेल शॉर्टली। टेल ब्रीफली टेल शॉर्टली इक्वल है, सुनने में लग रहा है, लेकिन इक्वल नहीं है। टेल ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में बताइए। हुजूर जो भी कुछ आप कहना चाह रहे हैं उसे शॉर्ट में बताइए, ब्रीफ कीजिए, संक्षेप में बताइए। लेकिन अगर आप कहीं यूज करते हैं टेल शॉर्टली, तो इसका मतलब होता है जो भी कर रहे हैं भैया जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। दोस्तों और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको एक सिमिलर वर्ड्स या कह लीजिए सिमिलर सेंटेंसेस दे रहा हूं। टू हैव बिजनेस या टू हैव अ बिजनेस, टू हैव बिजनेस या टू हैव अ बिजनेस सुनने में लग रहा है एक जैसा, और अगर हम वर्ड्स पे नजर डालें तो दूसरे वाक्य में सिर्फ एक ए ऐड हो गया दोस्तों, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया? पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग निकलता है टू हैव बिजनेस, मतलब किसी काम के संबंध में। आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो किसी काम के रिलेटेड बोल रहे हैं, किसी काम के संबंध में बोल रहे हैं। और अगर आप कहते हैं टू हैव अ बिजनेस, तो इसका मीनिंग निकलेगा गाइज कि किसी आप व्यापार यानी कि बिजनेस के संबंध में ही आप बात कर रहे हैं। टू हैव अ बिजनेस मतलब किसी व्यापार के संबंध में बात करना, टू हैव बिजनेस मतलब हुआ किसी काम के संबंध में बात करना। कितना डिफरेंस होता है दोस्तों। जब हम काफी बारीकी से देखते हैं तो एक दोस्ती सी बन जाती है सेंटेंसेस के बीच में, आपके वर्ड्स के बीच में और आपके बीच में। और फिर एक इंटरेस्टिंग गेम शुरू होता है, एक इंटरेस्टिंग खेल शुरू होता है जिसमें आप एंजॉय कहते हैं। कौन कहता है दोस्तों कि इंग्लिश समझ में नहीं आ सकती या सीखी नहीं जा सकती? हम कहते हैं इंग्लिश सीखना चुटकियों का काम है, बशर्ते आप उसे किस ढंग से सीखते हैं या आपको कौन उसे सिखा रहा है। तो हम आपकी यही चीज में मदद कर रहे हैं आज और हमेशा करते रहेंगे आपकी। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको कुछ और एक सिखाऊं तो हैंड इन हैंड या हैंड टू हैंड। हैंड इन हैंड या हैंड टू हैंड इक्वल है? बिल्कुल नहीं गाइस, भूल के भी इक्वल बोलने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि हैंड इन हैंड का मतलब होता है हाथ में हाथ डाल के चलना, बोलना, कुछ भी। हैंड इन हैंड जहां आप जैसा यूज कर लीजिए, लेकिन हैंड इन हैंड का मतलब होता है हाथ में हाथ डाल करके साथ चलिए, बात कीजिए, कुछ भी। लेकिन अगर हैंड टू हैंड अगर आपने गलती से बोल दिया या लिख दिया या यूज किया तो उसका मीनिंग निकलता आमने सामने आकर लड़ना। जी हाँ हुजूर, आमने सामने आकर के लड़ना। कितना बड़ा बिग डिफरेंस है गाइस। और अब दोस्तों हम आपको लास्ट सेंटेंस दे रहे हैं टू कॉल या टू गिव अ कॉल। पहले वाले में सिर्फ टू कॉल है, दूसरे वाले में टू गिव अ कॉल है। तो कहने की बात नहीं है, टू कॉल अगर आप यूज करते हैं दोस्तों तो इसका मीनिंग निकलता है आप किसी को बुला रहे हैं, बुलाना, ये इसका मीनिंग निकला। लेकिन अगर आप कहते हैं टू गिव अ कॉल तो इसका मीनिंग होता है किसी काम के लिए आह्वान करना, किसी काम के लिए बुलाना। आप किसी काम के लिए किसी को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। दोस्तों इंग्लिश कुछ ऐसा ही है। इंटरेस्टिंग ढंग से अगर पढ़ा जाए तो कौन कहता है कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है, हार्ड है? ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको चुटकियों में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, हम आपको बहुत जल्दी आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। इस चैनल के अंदर में हम आपको बहुत ही सारी चीजें सिखाएंगे।
विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, आप उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप उसे लिखते जाइए, एक रजिस्टर, एक कॉपी रखिए जिसको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से, हमारे चैनल से, आपके अपने चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, इंस्पायर कीजिए, उन्हें जोड़िए इस चैनल के साथ में। और बेल आइकॉन को तो प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि हम जो भी वीडियोस डालें, हमारी कोशिश रहेगी कि हम फ्रीक्वेंटली हर दिन एक वीडियो डालने की कोशिश हम करेंगे इसमें भी। और हमारा जो पुराना चैनल है उसमें भी हम नए नए ट्रिक्स, मैथ्स के वीडियोस, अदर थिंग्स, हम चीजें आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, आपके होस्ट विशाल कुमार जायसवाल के साथ में, आपके अपने इस न्यू चैनल में। तब तक के लिए, जब तक कि हम आपके दूसरे वीडियो में आते हैं आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर के, बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।